नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब नेक्स्ट जनरेशन बैटलफील्ड एक्सट्रैक्शन असिस्ट रोबोट्स को बनाने को लेकर बात कर रही है, जो कि सेमी ऑटोनॉमस रोबोटिक सिस्टम होंगे और ये बैटलफील्ड में रेस्क्यू मिशन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। ये स्विफ्टली और सेफली रिकवरी करेंगे हमारे सैनिकों की, और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को आर्मी डिजाइन ब्यूरो हेड करेगा और वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ इसे तैयार करेंगे जिनकी इस क्षेत्र में एक्सपर्टीज है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना 12 और MS-60R Seahawk हेलीकॉप्टर्स को खरीदने पर विचार कर रही है और कहा जा रहा है कि ये जो डील है वो यूएस गवर्नमेंट फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत की जाएगी। बता दें कि 12 और Seahawk भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने से भारतीय नौसेना की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता है वो बढ़ जाएगी और भारतीय नौसेना की फ्लीट की संख्या 36 यूनिटों तक भी पहुंच जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, AMCA फाइटर जेट के जो डिजाइनर्स हैं उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारा जो फाइटर जेट है वो 5.5 जनरेशन का होगा और ये जो अन्य 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स इस वक्त बन रहे हैं उनसे काफ़ी आगे होगा। आपको बता दें कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जो कि AMCA के लिए है, जिसमें कि ये एक ट्रूली फॉर्मेडेबल एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कई तरीके के फीचर्स होंगे, जैसे कि एडवांस स्टेल्थ, नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपनरी। इसके अलावा इनमें लेजर वेपन पॉड्स भी होंगे जो कि इसे डिफेंसिव क्षमता प्रदान करेंगे छोटे ड्रोन्स और प्रोजेक्टाइल्स के खिलाफ। साथ ही इस फाइटर जेट की जो बैटलफील्ड प्रोटेक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। तो भारत हालांकि थोड़ा स्लो काम कर रहा है, लेकिन भारत का फाइटर जेट 5.5 जनरेशन का होगा, क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर जेट आपको क्या लगता है कि वो 1-2 साल, ये 3-4 साल में बनेगा? उसको भी काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे में 5.5 जनरेशन का जो भारत का AMCA होगा यानी कि AMCA होगा, वो भारत की भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। महानतम सैन्य नेताओं में से एक और सैनिकों के जनरल फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ जी का आज 110वीं जयंती है। सैम बहादुर के नाम से जाने जाने वाले मिलिट्री लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में भारत को निर्णायक जीत दिलाई थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश कर चुका है और उसके नेवल बेस भारत के चारों तरफ बन रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कुछ हमारी पुरानी गलतियां भी रही हैं, लेकिन इन गलतियों को फिलहाल नहीं ठीक किया जा सकता। लेकिन ऐसे में भारतीय नौसेना अपनी रणनीति में बड़े बड़े बदलाव कर रही है। खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना उत्तरी कर्नाटक में एक नया एयरबेस तैयार करेगी, जिससे कि भारतीय नौसेना की हवाई क्षमताओं का विस्तार होगा। कारावार के पास स्थित ये परियोजना नौसेना के एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी, जो कि भारत की समुद्री रक्षा स्थिति को मजबूत करेगी। नया बेस प्रोजेक्ट सी बर्ड का पहला हिस्सा है, जो भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है और इस परियोजना में INS कदम का विकास भी शामिल है, जो कि मुंबई नौसैनिक फैसिलिटी पर दबाव कम करने के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित एक नया नौसैनिक अड्डा है। बता दें कि इस एयरबेस का जो रनवे है वो 2.7 किलोमीटर बड़ा होगा और ये जो रनवे है वो भारतीय नौसैनिक विमानों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने में सक्षम होंगे, ताकि भारतीय नौसेना रैपिड रिस्पॉन्स दे पाएगी दुश्मनों का। कारावार के पास मौजूद एयरबेस भारत के पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से काफी फायदे देगा और अरब सागर से ये निकटता भारतीय नौसेना की निगरानी, गश्ती मिशन और अन्य महत्वपूर्ण अभियानों के लिए भारतीय नौसेना को त्वरित अनुमति भी देती है। बता दें कि एयरबेस के अलावा यहां पर बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जाएगा, जिसमें कि हैंगर, रखरखाव सुविधाएं, चालक दल के आवास भी शामिल है। एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट के लिए यहां पर एक वैकल्पिक स्थान भी तैयार किया जाएगा। नया एयरबेस INS मुंबई जैसी मौजूदा सुविधाओं पर भीड़ कम भी करेगा और ये जगह भारतीय नौसेना को अरब सागर क्षेत्र में एक बड़ी मजबूती देगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने अपने अग्निवीर कैडेटों के लिए अपने करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में फर्स्ट पर्सन व्यू जो ड्रोन्स है उन्हें शामिल किया है, ताकि भारतीय सेना की जो युद्ध प्रशिक्षण नीति है वो आधुनिक बनाए जा सके। और ये रणनीतिक कदम काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ऑपरेटरों के लिए ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रदान करेगा, जो कि ड्रोन पर लगे कैमरे से लाइव वीडियो फीड को सीधे पायलट के द्वारा पहने गए हेडसेट पर प्रसारित करेंगे और ये अत्यधिक युद्धाभ्यास, क्लोज क्वार्टर रिकॉनेसेंस और टारगेटिंग क्षमता की अनुमति देते हैं, विशेष रूप से अर्बन वॉरफेयर सिनेरियो में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना का जो तेजस फाइटर जेट
दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद कई तरीके की अटकलें सामने आ रही थी और बहुत सारे लोग अपने अपने विचार यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस मुद्दे के बारे में जानकारी दी है। चौधरी साहब ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा की जा रही है। अदालत सबूतों की सावधानी पूर्वक जांच भी कर रही है, जिसमें कि दुर्घटना स्थल से बरामद सामग्री और पायलट के बयान भी शामिल है और दुर्घटना के निश्चित कारण के साथ एक अंतिम रिपोर्ट अभी भी भारतीय वायुसेना को सौंपी जानी बाकी है। वायुसेना प्रमुख जी ने कहा कि दुर्घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जांचकर्ता पहले ही उस पायलट का इंटरव्यू ले चुके हैं जो विमान से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। तेजस फाइटर जेट की दुर्घटना एक दुखद घटना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान भारतीय वायुसेना के दूसरे LCA तेजस स्क्वाड्रन का था और ये फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस कॉन्फ़िगरेशन में था। यानी कि ये बात ये दर्शाती है कि स्क्वाड्रन के साथ तैनात होने से पहले इस फाइटर जेट का कठोर परीक्षण किया था और सभी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को इसने पूरा किया था। ये विमान उपेक्षाकृत एक नया विमान था और ये 3 सालों से ऑपरेशनल था। ऐसे में दोस्तों ये बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हो जाएगी हमें तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे कि अभी तक कहा जा रहा था कि इंजन फेल हुआ, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पायलट की गलती हो, तीसरा कारण हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना भी हो सकता है। बहुत चीज़ें, फिलहाल हम अभी कोई निष्कर्ष नहीं देंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने आज सुबह फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के हैशटैग के साथ लिखा था कि इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में कई स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी दी है। दरअसल दोस्तों नोएडा स्थित MSME फर्म से भारत पैंथर क्रैश फायर टेंडर जो खरीदा गया है उसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स और जो रक्षा मंत्रालय है वो जांच के दायरे में आ गए हैं। इस बारे में कई सारी बातें आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो वाहन है वो ऑस्ट्रिया की कंपनी रोसन बाउर इंटरनेशनल के द्वारा निर्मित रोसन बाउर पैंथर 6x6 CFT से उसी की तरह ये मिलता जुलता है। और ये विवाद भारत पैंथर और जो ऑस्ट्रियाई रोसन बायर पैंथर है उनके बीच बहुत ज्यादा समानता को लेकर हुआ है। विशेष रूप से दोनों ही वाहन 6x6 कॉन्फ़िगरेशन को साझा करते हैं। माना जाता है कि वे समान वोल्वो पेटा D16 इंजन सोर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन समानताओं ने कई लोगों को यहां पर सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या भारत पैंथर वास्तव में एक स्वदेशी उत्पाद है या केवल एक आयातित यानी कि इंपोर्टेड उत्पाद है? इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि नोएडा स्थित फर्म के साथ अनुबंध ने यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ने 14 महीने के भीतर CFT की डिलीवरी सुनिश्चित की, जो कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चल रहे व्यवधानों के बावजूद हासिल की गई एक उपलब्धि है। ये सोशल मीडिया पर बाकायदा इंडियन एयरफोर्स ने डाला है। साथ ही भारतीय वायुसेना लिखती है कि खरीद में इस तेजी को भारतीय रक्षा विनिर्माण के लिए एक सफलता की कहानी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर विवाद उसी तरीके से आ रहा है, क्या भारत विदेशी उत्पादों को घरेलू उत्पाद के रूप में दोबारा से तो नहीं ब्रांड कर रहा? यानी कि आपने कोई चीज बाहर से खरीदी और अपना टैग लगाकर उसे बेच दिया, ये बात यहाँ पर आ रही है। अगर ये बात सच होती है तो ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत गलत बात होगी और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कमजोर भी करेगी। इसीलिए इस खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय को इन चिंताओं का तुरंत समाधान करना चाहिए। भारत पैंथर की विशेषताओं के बारे में जानकारी उन्हें देनी होगी। अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम डिजाइन है ये ऑस्ट्रियाई रोसन बायर पैंथर का। यहाँ पर इतना कहा जा रहा है कि केवल इंजन और चेसिस के संबंध में कुछ तो क्लियर करना होगा इंडियन एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय को। ऐसे में बात साफ हो जाती है कि अब इन सवालों के जवाब देने जरूरी हो गए ताकि भविष्य में कोई आरोप ना लग पाए और भारतीय रक्षा उद्योग की जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है उसे और बढ़ावा मिल सके। आपको क्या लगता है इस बारे में दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। लक्ष्मी मशीन वर्क्स एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर ने इसरो के अध्यक्ष को GSLV Mark 3 के लिए भारत का सबसे बड़ा कंपोजिट ऑगिव पेलोड फायरिंग सौंपा है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा रही है। आपको मैं बता दूं कि ये जो पेलोड फेयरिंग है वो GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसका डायमीटर 5 मीटर का है, ऊंचाई 10.75 मीटर है और ये विशाल संरचना 4 प्रमुख खंडों से बनी है, जिसमें कि बोट टेल, सिलेंडर, ऑगिव और नोज कैप शामिल है। दोस्तों भारत अपने गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस दिन हम तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा द्वारा की गई जो वीरतापूर्वक अंतरिक्ष उड़ान है
उन्हें याद करते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश जी ने 40 साल पहले आज के दिन ही अपनी अंतरिक्ष यात्रा की थी और जिसके लिए उन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक गेम चेंजिंग हथियार के लिए पेटेंट हासिल किया है। यह एक हवा से लॉन्च किए जाने वाला अटैक ड्रोन है जिसे कि Su-57 फाइटर जेट से तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस तरीके का डेवलपमेंट रशिया का आधुनिक युद्ध रणनीतियों में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है। ड्रोन के संबंध में अभी जो जानकारी है वो क्लासिफाइड है, लेकिन कुछ दस्तावेज बताते हैं कि ड्रोन Su-57 फाइटर जेट के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा और इससे Su-57 की जो पहुंच और मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उच्च जोखिम वाले मिशनों को लेकर कैमिकेजी भूमिका निभा सकता है। जो चीज वास्तव में इस ड्रोन को अलग करती है वो है इसकी ऑटोनॉमी। पेटेंट से ड्रोन की 2 प्रमुख मोड में काम करने की क्षमताओं का पता चला है, जिसमें कि यह ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन और इंगेजमेंट कर सकता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन मोड में से बदला जा सकता है और बहुत कुछ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, उत्तर कोरिया भी अब हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है और अभी हाल ही में उसने मध्यम दूरी के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का एक परीक्षण किया। इसे देश में ही उन्होंने विकसित किया है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की तरफ से एक खबर आई है कि उत्तर कोरियाई नेता ने होनसोंग 16 मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की होनसोंग 16 भी हाइपरसोनिक मिसाइल ठोस ईंधन मिसाइल है जो कि न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग फ्लाइट वॉरहेड से लैस है। होनसोंग 16B ने 1000 किलोमीटर की उड़ान भरी। 73.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिपिंग लगाने और उड़ान भरने से पहले 101.1 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर यह पहुंची। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।